जी हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहता हूं कि हम आर्मी के ऊपर तो बात करते हैं, एलओसी के ऊपर बड़ी डिस्कशन होती है, लेकिन कुछ आइंदा के मुस्तकबिल के आने वाले थ्रेट्स हैं और कुछ मुस्तकबिल के आने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझना होगा कि ये दुनिया, खित्ता, पाकिस्तान, भारत ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। जब जब पाकिस्तान और भारत की और जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस खित्ते में, अगर उसको देखा जाए तो जो एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है और जिसकी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान और भारत और बाकी खित्ते के ममालिक के लिए अहम है, वो है इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन जो है, ये इसकी अहमियत इसलिए है कि ये, अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो दुनिया है, जो जियो पोलिटिकल वर्ल्ड और जियो इकोनॉमिक वर्ल्ड जो है, उसका जो जो एक ऑर्डर है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत ज्यादा, जब मैं रीडिंग्स देख रहा था, इसके लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारे आर्टिकल देखे। जफर जसपाल साहब का आर्टिकल देखा, कुछ हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके आर्टिकल देखे। तो मैं देख रहा था कि ये आइंदा मुस्तकबिल में जो एक मैरीटाइम हाईवेज बनेगी, जैसे रोड बनते थे ना, सड़कें बनती थी, इसी तरह मैरीटाइम हाईवेज हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, इंसानों के लिए भी और इकोनॉमिक रिलेशनशिप के लिए भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जिस तरह हम कहते हैं जी कि फला मुल्क से फला मुल्क में रोड जा रही है, इसी तरह हमने देखा जी कि आसमानों से भी ट्रैफिक गुजरती है। इसी तरह सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं जिनको हम मुख्तलिफ जगहों पे, अगर समंदर में देखा जाए तो बड़े मुश्किल मुश्किल जगह हैं जहाँ पे हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। कई दफ़ा वहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों की नेवी को चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हम उन्हें मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहते हैं। जिस तरह के मिसाल के तौर पे एशिया पैसिफिक में है जी, एक स्टेट ऑफ जी स्टेट ऑफ मलाक्का है वहाँ पे। फिर मिडल ईस्ट में आ जाए इधर, कुछ चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, बाबुल मंदेब स्ट्रेट है, फिर उसके बाद लंबोक है, संडा स्ट्रेट्स है। अगर यहाँ पे देखा जाए, इन एरियाज में देखा जाए और खासकर इंडियन ओशन रीजन में देखा जाए, तो तकरीबन दुनिया की जो 50% जो कंटेनर ट्रैफिक है और दुनिया का तकरीबन 80% जो सी बोर्न ऑयल ट्रेड है, वो इंडियन ओशन रीजन से गुजरती है। सो ये एक इंतहाई, जिसे आप कह लें कि इंतहाई इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो ट्रांजिट कनेक्टिविटी है, ये यूरोप को भी जाती है, अफ्रीका को भी जाती है, मिडल ईस्टर्न को भी जाती है और एशियन ममालिक को भी जाती है। अब यहाँ पे इंडिया की नेवी बहुत बड़ी नेवी है। पाकिस्तान जारी बात तो एक छोटा मुल्क है, लेकिन हमारी नेवी भी अपना काफी रोल प्ले कर रही है। सो इंडियन नेवी हो या पाकिस्तान नेवी हो, इनको कोई कॉमन थ्रेट्स हैं, और वो कॉमन थ्रेट्स हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से। वो कॉमन थ्रेट्स हैं कि कौन ऐसा मुल्क है जिसको वहां पे चैलेंज आएगा। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, हम पायरेसी की बात करते हैं। पायरेसी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो छोटे छोटे जो बिजनेस कम्युनिटी हैं जो वहां पे कारोबार करते हैं, जैसे इंडिया, जारी बात है, एक सी पावर है, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा समंदर लगता है, पाकिस्तान को तो छोटा समंदर लगता है, 600-700 किलोमीटर का समंदर है। लेकिन इवन देन हमें, हम छोटा मुल्क होने के नाते हमें भी तो चैलेंजेस हैं। सो पाकिस्तान की जो 90% पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो सी बोन है, और सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वो समंदर के रास्ते हमारे पास आती हैं। इसी तरह भारत जो है उसको भी समंदर को बड़ा अहमियत देनी पड़ती है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बहुत ज्यादा बिजनेस वहां से आता है। सो पाकिस्तान के अंदर ही भी ये कंसेंसस मौजूद है कि जो हमारे सिक्योरिटी प्लानर्स हैं और जो भारत के सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जो मैरीटाइम ऑर्डर है, जिस तरह बड़े दूसरे ऑर्डर्स होते हैं कि मैरीटाइम ऑर्डर है, वो भी स्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन वो स्टैब्लिश हो सकता है अगर इंटीग्रेशन हो। हम दुनिया में तरक्की तब कर सकते हैं, ये इंडियन ओशन रीजन में जो ममालिक हैं वो तरक्की तब कर सकते हैं जब इंटीग्रेशन होगी, और इंटीग्रेशन हो, ना कि एलियनेशन हो, एक दूसरे से हम अलग अलग ना जा रहे हो। सो इस हवाले से जो 2015 में जो भारत की एक जो नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्ट्रिन आई, जो 2015 में आई थी, इंश्योरिंग सिक्योर सी, इंश्योरिंग सिक्योर सीज, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज 2015 की, ये पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट है। ये बड़ा डिटेल में बताता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपनी बिल्कुल अपनी जो एक जैसे आप कहते हैं ना, यूरो अटलांटिक पावर से अभी वो समंदर की तरफ और एशिया की तरफ लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने अपनी स्टैब्लिश कर ली हुई है। सो जो जाहिर बात है, इंडिया को एक बड़ा अहम रोल देता है। और अगर आपको याद हो, थोड़े देर पहले, थोड़े महीने पहले
इंडिया ने मलबर एक्सरसाइजेस भी की हैं जिसमें इंडियन नेवी बड़ा डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह पाकिस्तान भी ये समझता है कि हमें भी अपने इन जो एरियाज के जो मामलात है उनको डील करना है। और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जैसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात हम कर रहे थे, तो उसमें सिर्फ पायरेसी नहीं आता, उसमें जो आपके जलजले आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं, फिर आपका जो ऑयल स्पिल आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो कि थोड़े महीने पहले जापान का एक जहाज जो था वो मडागास्कर के करीब जाके उसको मडागास्कर या एक और वहां पे मुल्क था उसके करीब जाके वो जो समंदर के किनारे जाके वो उसने वो टूट गया, जहाज दो हिस्सों में टूट गया, जिससे सारा ऑयल जो था वो समंदर में बह गया। आप इमेजिन करें कि कितनी मैरीटाइम वहां पे नुकसानात हुए। इसी तरह पायरेसी की बात है, मैरीटाइम टेररिज्म है जिसको किया जा सकता है। और इंडियन ओशन रीजन में तरक्की तब हो सकती है अगर भारत और पाकिस्तान मिलके अपना चीजें लेके आए। मैरीटाइम ह्यूमन स्मगलिंग को हम फोकस कर सकते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहां पे जो असला इधर से उधर जाता है उसको रोका जा सकता है। फिर ड्रग्स हैं जिसको रोका जा सकता है, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, और फिर वहां पे जो और चैलेंजेस आते हैं मैरीटाइम डोमेन में उनके ऊपर मिलके काम किया जा सकता है। पाकिस्तान समझता है कि ये हमें जो है वो एक जिसे कहेंगे ना मिलके इन चीजों को हल करना है। और वो उसके लिए जारी बात है कि मुल्कों की क्रेडिबिलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मुल्कों की क्रेडिबिलिटी जारी बात है सामने आती है भाई कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की नेवी की क्या पोजीशन है। अगर पाकिस्तान की नेवी की पोजीशन देखूं तो पाकिस्तान, जैसे इंडिया मलबर एक्सरसाइजेस कर रहा था, पाकिस्तान ने अमन एक्सरसाइजेस हो रही हैं आजकल। और जो अमन एक्सरसाइजेस हैं वो तकरीबन 5-6 दिन रहेंगी, जिसमें 45 ममालिक की जो नेवी है वो काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि इसमें रशिया और नेटो की जो नेवीज हैं वो भी काम आई हुई हैं। वहां पे जबकि मैं आपको बता दूं कि 2011 में इंडिया, रशिया और जो नेटो की जो नेवीज थी वो आपस में मिली थी, और उन्होंने बोल्ड मोनार्क के नाम से 2011 में लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज की थी। और फिर जब क्रीमिया की जब रशिया ने एनेक्सेशन की तो 2014 में वो सारी नेटो और उसकी हालात खराब हो गए। लेकिन जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान ने अमन एक्सरसाइजेस किया, अगर इसमें भारत शामिल हो जाता तो ये एक पूरे खित्ते के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 45 ममालिक की नेवी आई हुई थी। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो नेवी के लोग हैं, उन्होंने जारी बात है कि ओपन इनविटेशन था, तो इसमें अगर इंडिया आ जाता तो इंडिया के आने से ये हो जाता कि तकरीबन जो इंडिया क्योंकि खुद एक बहुत बड़ी पावर है, नेवल पावर है, तो वो उसके फिर पाकिस्तान की जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें जो हमारे मसाइल हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ड्रग्स के, टेररिज्म के, पायरेसी के, इंडिया और पाकिस्तान उसमें वो एक जैसे आप कह लेना कि इंट्रोपरेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। और वो सिर्फ विद इन द आर्म फोर्सेस नहीं होता, वो बाकी ममालिक के साथ भी हमें इंट्रोपरेबिलिटी लेके आनी है। मैं समझता ये हूं कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है अमन एक्सरसाइजेस का, टुगेदर फॉर पीस, वो जाहिर बात है पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया इसमें आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका। लेकिन चले कोई नहीं, ये हर साल एक्सरसाइजेस होती हैं, तो अगली दफा 2007 से ये एक्सरसाइजेस हो रही हैं, अगली दफा आ जाएगा। तो इसमें जाहिर बात है दो किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। एक तो जिसे आप बोलते हैं कि दो फेजेस हैं बेसिकली इन एक्सरसाइजेस के, एक हार्बर फेज और एक सी फेज है। हार्बर फेज में आपकी सारी सेमिनार्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, और जिसमें थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो सी फेज होता है उसमें नेवीज जो है वो मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह करती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें ये समझना है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें इंडियन ओशन रीजन को अहमियत देनी है, और इस खित्ते में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। दुनिया के जितने ममालिक हैं जिन्होंने, जैसे रशिया की बात की जाए या फ्रांस की बात की जाए या उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, वो तो इंडियन ओशन में बैठे हुए हैं। नीदरलैंड, जर्मनी और इंडिया जारी बात है एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है इसमें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर खित्ते के ममालिक आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे, खित्ते के ममालिक आपस में मिलके चीजें नहीं करेंगे, तो फिर आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाले दिनों में वो जो एक कनेक्टिविटी हो सकती है, वो जो चैलेंजेस दरपेश होंगे उसको जो है वो देखना मुश्किल हो जाएगा। वो मिलके हमें उन चैलेंजेस को डील करना है। और इंडिया और पाकिस्तान की नेवी, मेरा ये मानना है कि अगर
ہمارے باقی جگہوں پہ معاملات خراب ہیں تو ہمیں کہیں سے تو چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے. ٹریڈیشنل سیکورٹی میں پاکستان اور انڈیا کے معاملات خراب ہیں, اس کو ایک سائڈ کے میں رکھتے ہیں, لیکن نان ٹریڈیشنل سیکورٹی میں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ مل کے کام کر سکتے ہیں. اور امن ایکسرسائزز, ملبر ایکسرسائزز, یہ دونوں ایک بہت بڑی ایکسرسائزز تھیں. ملبر میں تو چلو 4 ممالک تھے, اس میں تقریباً 45 ممالک ہیں, اور آپ امیجن کریں کہ ایرانینز بھی موجود ہیں اس میں, رشینز بھی موجود ہیں اس میں, نیٹو بھی ہے اس میں, امریکنز بھی ہیں اس میں, بہت سارے لوگ ہیں, دوست اور دشمن سارے پاکستان نے اکٹھے کر لیے. تو ایک پاکستان کی نیوی کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایک جو ویژن ہے, جو مشن ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. ادھر انڈیا کا جو جو گلوبل کلاؤڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ساری دنیا انڈو پیسیفک میں آ رہی ہے. سو انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ اٹس آل اباؤٹ کنیکٹیوٹی. انڈین اوشن ریجن از آل اباؤٹ گروتھ. یہ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے لیے انڈین اوشن ریجن از دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس. اور سارے کے سارے چوک پوائنٹس جو ہیں دے آر گوئنگ ٹو پلے ویری ڈومیننٹ اینڈ پاسبل رول فار دا گروتھ آف دا ریجن. جیسے میں نے بتایا کہ 80% دنیا کی جو سی بورن آئل ٹریڈ ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. سو آپ امیجن کریں کہ دنیا کی اگر 80% جو ٹریڈ ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہو تو ساری دنیا میں چولہے بند ہو جائیں. سو دس ریجن از ویری امپورٹنٹ. 50% دنیا کی جو کنٹینر ٹریفک ہے, لوگوں کے کاروبار بند ہو جائیں اگر یہاں پہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. سو either it is the non-traditional security threat or the traditional security threat, مل کے کام کرنا چاہیے. اور خاص کر کے پاکستان اور بھارت کے پاس اپرچونٹی ہے جس طرح ہم لوکسٹ میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں. ہم تو انفارچونیٹلی کووڈ-19 انڈیا کی ویکسین ہے, لیکن تعلقات اتنے خراب ہیں کہ ہم وہ نہ منگوا سکتے ہیں نہ ادھر سے آئی ہے, جو اگر اچھا ہوتا کہ وہاں پہ بھی ہم کوآپریٹ کرتے ہیں. پھر نیوی میں اگر ہم جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ اگر ہم ساتھ مل کے کریں, اور انڈین اوشن ریجن میں پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ قریب آ سکتے تھے, وہ مل کے کام کر سکتے تھے. سو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی. اور جو امن ایکسرسائزز پاکستان کر رہا ہے, جو ملبر ایکسرسائزز امریکہ, آسٹریلیا, جاپان اور انڈیا نے مل کے کی, تو اس سے بھی ایک امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. مشن سب کا ایک ہی ہے, گول سب کا ایک ہی ہے, ٹو میک دی سی لینز اینڈ سی کمیونیکیشن لینز کو سکسیسفل کرنا ہے, سیکیور کرنا ہے, تاکہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی یا چیلنج نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.